इस कहानी की शुरुआत होती है डायबोलिक नाम के एक शातिर चोर से, जो रातों रात एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्डिंग थी आर्मिनस की एक ज्वेलरी कंपनी, जिसके अंदर इस देश के सबसे कीमती ताज को रखा गया था। अब यह डायबोलिक का काम काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि इस ताज की हिफाजत के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था और बाकी के गार्ड्स बड़े आराम से ताश की बाजी खेल रहे थे। अब बिल्डिंग के अंदर एंटर होते ही डायबोलिक ने इस इकलौते गार्ड को मार डाला और फौरन उस कमरे में पहुंचा जहां उसे बेशकीमती ताज को रखा गया था। लेकिन कमरे में एंटर होते ही वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिसके चलते बाकी के गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। अब अलार्म सुनते ही बाकी के गार्ड्स उस कमरे तक पहुंचे जहां इन्हें कमरे का दरवाजा खोलने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि डायबोलिक ने दरवाजे की चाबी वाले छेद को अंदर से ब्लॉक कर दिया था। यह देखकर गार्ड्स ने उस दरवाजे को बम से उड़ाने का फैसला किया, लेकिन जब तक वो लोग अंदर पहुंचे तब तक डायबोलिक ने वो ताज चुरा लिया था और अपने पैराग्लाइडर पर उड़कर वहां से भाग चुका था। इसके बाद उसने एक चलती हुई गाड़ी पर लैंड किया जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी। इसके बाद वह गाड़ी में एंटर हुआ। ये दोनों उस बेशकीमती ताज को लेकर फरार हो गए। अब अगले शाम आर्मेंस कंपनी ने एक ज्वेलरी शो को ऑर्गेनाइज किया ताकि वह अपने बेशकीमती गहने दुनिया को दिखा सके। इन गहने के प्रचार के लिए 5 सुपर मॉडल को हायर किया गया, जिन्होंने आर्मस कंपनी के बेशकीमती गहने पहनकर एक शानदार डांस परफॉर्म किया। ये गहने देखने में इतने खूबसूरत थे कि हॉल में बैठे हर एक इंसान के मन में इन्हें खरीदने की तमन्ना सी जाग उठी। डांस के दौरान हॉल के चारों ओर ढेर सारे पुलिस वाले को तैनात किया गया ताकि डायबोलिक दोबारा इन गहनों को चुरा ना सके। लेकिन अभी ये डांस खत्म होता उससे पहले पूरे हॉल की लाइट अचानक से गायब हो गई। ये देखकर एक गार्ड ने उन्हें सभी डांसर को सेफ कमरे में चलने को कहा, ताकि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई इन गहनों को चुरा ना सके। इसके बाद इन सभी को एक सेफ कमरे में लाया गया, जो कि असल में एक ट्रक का पिछला हिस्सा था। या इस ऑफिसर ने लड़कियों को ट्रक के अंदर डाला, इस ट्रक को चलाकर वहाँ से ले गया। अभी ये खुलासा होता है कि असल में ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वो शातिर चोर डायबोलिक था, जो एक पुलिस वाले का मास्क लगाकर बिल्डिंग में घुसा था। इसके बाद डायबोलिक ने लड़कियों से वो बेशकीमती गहने उतरवा लिए, उन्हें एक सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ चला गया। इनके बाद ये चारों लड़कियां पास के एक रेस्टोरेंट में गई ताकि वहां इन्हें कोई मदद मिल सके। अब रेस्टोरेंट में घुसते ही एक लड़का इन लड़कियों के पास आकर इन्हें छेड़ने लगा। तभी अचानक से एक लड़की ने उसका हाथ मोड़कर उसे उसकी औकात दिखा दी। दरअसल ये लड़की कोई मामूली डांसर नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट थी, जिन्हें डायबोलिक को पकड़ने का काम सौंपा गया था। ये लड़कियों की लीडर, जिसका नाम एजेंट बुराफ था, उसने रेस्टोरेंट के फ़ोन से ऑफिस जिंको को कॉल किया, उसे पूरी बात बताई। जिंको वही ऑफिसर था जिसने अपनी आधी ज़िंदगी डायबोलिक को पकड़ने की कोशिश में बिता दी। ये बराव ने बताया कि उनका प्लान काम कर चुका है और डायबोलिक उनके फंस चुका है। दरअसल ये लोग जानते थे कि डायबोलिक उन गहनों को चुराने ज़रूर आएगा, और इसलिए इन्होंने उन गहनों में GPS ट्रैकर को फिट कर दिया ताकि वो डायबोलिक की लोकेशन को ट्रेस करके उसकी खुफिया अड्डे तक पहुंच सके और उसका सारा माल जब्त करके उसे गिरफ्तार कर सके। अब इन बातों से अनजान ईवा और डायबोलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचे, जो कि एक बड़े से पहाड़ के अंदर बना हुआ था। अंदर आकर उन्होंने अपने चोरी का सारा माल बाहर निकाला और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट किया। अब के बाद इन दोनों के पास काफ़ी पैसे हो गए थे, जिससे ये अपनी बाकी की ज़िंदगी बड़े ही आराम से गुजार सकते हैं। यहाँ ईवा ने डायबोलिक से कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए कई बार घूमने जाना चाहिए, लेकिन डायबोलिक ने इसके लिए मना कर दिया और ईवा को अपनी अगली चोरी के प्लान बताने लगा। इधर जिंको अपनी टीम के साथ डायबोलिक की तलाश में निकला और GPS लोकेशन को फॉलो करते हुए वो इस खुफिया अड्डे तक पहुंच गया। लेकिन सामने एक बड़ी सी चट्टान को देखकर ये काफ़ी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि GPS का सिग्नल तो चट्टान के अंदर से आ रहा था। जहाँ जिंको ने ये चट्टान को बड़े ही ध्यान से देखा और अपने साथियों से उसे एक डायनामाइट लगाने को कहा। इसके बाद जब धमाका हुआ तो इन्हें एक पतली सी सुरंग दिखाई दी जो सीधी डायबोलिक के अड्डे पर जाती थी। इधर डायबोलिक को और युवा ने CCTV कैमरे ये सारा नज़ारा देख लिया और अपनी चोरी का सारा माल वही छोड़कर एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। जब जेंकी अपनी टीम को लेकर अंदर आया तो उसे डायबोलिक और युवा कहीं नहीं मिले, लेकिन तभी उन्हें वो खुफिया रास्ता दिखा और वो भी इन दोनों का पीछा करने लगा। अब भागते भागते युवा का पैर कुछ पत्थरों के बीच फंस गया। इसके बाद उसने डायबोलिक से मदद मांगी, लेकिन जेंको को करीब आता देख डायबोलिक ने युवा को वहीं छोड़ दिया और फौरन वहाँ से भाग गया। डायबोलिक के इस धोखे से युवा का दिल बुरी तरह टूट गया
और उसने अकेले ही अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने खुद को आज़ाद किया तब तक जेंको उसके काफ़ी करीब आ पहुंचा था। अब युवा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो एक चट्टान के ऊपर गई और नीचे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी, और इस तरह से डायबोलिक और युवा एक बार फिर से जेंको के हाथ से निकल गए। इसके बाद जिंकू की टीम ने डायबोलिक के खुफिया अड्डे की तलाशी ली, जहाँ इन्हें ढेर सारी बेशकीमती चीज़ें मिली, जैसे कि ढेर सारा सोना, करोड़ों की पेंटिंग्स, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ। तभी जेंको को शहर के बाहर बनी एक बिल्डिंग का नक्शा मिला, जो शायद ये डायबोलिक का ईवा का दूसरा अड्डा था। इसके बाद जेंको फौरन उस नक्शे वाली जगह पर पहुंचा और अपनी टीम के साथ मिलकर इसे पूरे बिल्डिंग की तलाशी ली। इस दौरान एक ऑफिसर ने गलती से एक खुफिया दरवाज़ा खोल दिया, जो सीधा बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता था। अब बेसमेंट में आकर उन्होंने देखा कि वही जगह थी जहां डायबोलिक ने अपनी टीम से किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि डायबोलिक अपनी अगली चोरी से पहले यहाँ जरूर आएगा। अब अगले सीन में हमें एल्टिया नाम की एक लेडी को दिखाते हैं, जो कि वेलेंट वर्ग शहर की रानी थी और ऑफिसर जिंको की गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद वो जिंको से मिलने पहुंची, जहां बातों ही बातों में ही उसने अपनी शादी की बात छेड़ दी। इस पर जिंको ने कहा कि जब तक वो डायबोलिक को पकड़ नहीं लेता तब तक वो ये शादी नहीं कर सकता। अब एलटीए भी इस बात को जानती थी कि डायबोलिक को पकड़ना जिंको का सबसे बड़ा मिशन है, इसलिए अपने जिंको का साथ दिया और शादी के लिए थोड़ा वेट करने का फैसला किया। इसके बाद उसने जिंको को अपनी पार्टी में इनवाइट किया, जहां वो अपने बेशकीमती नेकलेस पहनने वाली थी, और इसलिए यह चाहती थी कि जिंको भी इस पार्टी में मौजूद रहे, ताकि वे उसकी और उसके नक्शे की हिफाजत कर सके। अब उस रात डायबोलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा, जहां दीवार में एक माइक लगाकर उसके अंदर मौजूद पुलिस वालों ने ये बात सुनी। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को चेक कर रहे थे और अब पहरा देने की बारी ऑफिसर रोलर की थी। थोड़ी देर के बाद डायबोलिक ने बेसमेंट का दरवाज़ा खोल दिया और देखते ही देखते एजेंट रोलर ने उसे गोलियों की बारिश कर दिया। हालांकि डायबोलिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच एक कांच की मोटी सी दीवार थी। अब गोलियों की आवाज़ को सुनकर वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स अलर्ट हो गए और फौरन बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने देखा कि रोलर ज़मीन पर पड़ा है और डायबोलिक अपने मास्क वाली मशीन को चुराकर भाग चुका है। अब जब जेंकी को ये बात पता चली तो उसे अपने साथियों पर काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि इनके रहते हुए डायबोलिक उस बिल्डिंग के अंदर घुसा, इनके नाक के नीचे से वो मास्क वाली मशीन चुरा ले गया। अब अगले दिन जिंको के आला ऑफिसर ने उसे आगे के मिशन की प्लानिंग के लिए बुलाया। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे, तभी इनके पास ईवा का कॉल आता है। ईवा इनसे कहती है कि मैं डायबोलिक को पकड़ने में पुलिस की मदद करूंगी, पर इसके बदले में मुझे मेरी आज़ादी की गारंटी चाहिए। मेरी शर्त यह है कि आप मेरे ऊपर लगे सारे इंजाम को खारिज करोगे और मुझे सही सलामत एक दूसरे देश में भेजोगे। यहाँ ईवा ने इन्हें सोचने के लिए आधे घंटे का समय दिया और फ़ोन कट कर दिया, जहाँ जेंको के सीनियर को यह ऑफ़र पसंद आया और उन्होंने जेंको से इस पर अमल करने को कहा, क्योंकि जब पानी सर के ऊपर आ चुका था और इन्हें किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना था। हालांकि जिको इस बात से सहमत नहीं था और वो डायबोलिक के साथ साथ ईवा को भी पकड़ना चाहता था। इसके बाद उसने अपने साथियों को एक प्लान बताया कि वह जब अगली बार ईवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे अपने बातों में उलझा कर रखूँगा और मौके का फ़ायदा उठाकर तुम अपनी लोकेशन को ट्रेस कर लेना। जब उस तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेना। तब आधे घंटे बाद जब ईवा ने जेंको को कॉल किया तो वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगा, और उस दौरान पुलिस की टीम ईवा की लोकेशन को ट्रेस करके उस पर तक पहुंच गई। उन्होंने देखा कि ईवा किसी खुफिया अड्डे से नहीं बल्कि सड़क किनारे बने एक फ़ोन बूथ से कॉल कर रही थी। अब ईवा ने भी पुलिस को अपनी तरफ आते देख लिया और बड़ी सफाई से वहाँ मौजूद एक सुरंग से 921 हो गई, अर्थात 9211 हो गई, और इसके तहत जेंको का प्लान एक बार फिर से फेल हो गया। इधर दूसरी तरफ हेलोना नाम की एक लेडी ऑफिसर डायबोलिक के अड्डे से मिली, सामान की जांच कर रही थी, और इस दौरान उसने यह नोटिस किया कि उन गहनों में से एक ब्रेसलेट कहीं गायब है। इसके बाद उसने जेंको को कॉल करके इसकी जानकारी दी और जेंको फ़ौरन समझ गया कि वो ब्रेसलेट ज़रूर ईवा ने पहना होगा, और इसका मतलब यह था कि वह अब भी इसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये गहने है जिसमें उन्होंने जीपीएस डिवाइस को फिट किया गया। जहां जेको का अंदाज़ा सही निकला और जीपीएस को यूज़ करके पुलिस को ईवा की लोकेशन मिल गई। इसके बाद एजेंट रोलर फटाफट से उसे लोकेशन पर पहुंचा और ईवा के सर पर बंदूक तान दी। रोलर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था, क्योंकि डायबोलिक ने
पिछली बार इसे बेहोश करके वो मास्क वाली मशीन चुरा ली थी, लेकिन अभी भी वो कुछ करता उससे पहले ईवा ने उस पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली और पुलिस की गाड़ी चुरा कर भाग गई। जब जेंको लोकेशन पर पहुंचा तो उसने रोलर को ज़मीन पर गिरा हुआ पाया, और तो और इस मंदबुद्धि ने ईवा के हाथ से वो ब्रेसलेट भी निकाल लिया। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने रोलर को फील्ड मिशन पर जाने से मना कर दिया। अब उसे एजेंट एलेना के साथ मिलकर चोरी के माल की जांच करनी थी। इधर जेंको के अलावा अफसरों ने उसे ऑर्डर न मिलने के लिए काफ़ी डांट लगाई, और उसने आखिरकार वार्निंग दी कि अगर उसे ऑर्डर का उल्लंघन किया तो उसे इस केस से हटा दिया जाएगा। अब जेंको के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने ईवा के साथ मिलकर डायबोलिक को पकड़ने का फैसला किया। इसके बाद उसने अखबार के जरिए ईवा के लिए एक सीक्रेट मैसेज भिजवाया, जिससे पढ़कर ईवा ने उसे कॉल किया। इन दोनों ने शाम को मिलने का प्लान बनाया। उस शाम ईवा ने जेंको को बताया कि डायबोलिक हर हाल में अपना चोरी का माल वापस पाना चाहता है, इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में ये बात फैलानी होगी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह शिफ्ट करने वाली है। जब डायबोलिक को इस बात की खबर लगेगी तो वो अपनी चोरी का माल वापस लेने जरूर आएगा। प्लान के मुताबिक हमें एक बुलेट प्रूफ ट्रक को सिक्योरिटी टीम के साथ बाहर निकालेंगे ताकि डायबोलिक को लगे कि लूट का सारा माल इसी ट्रक में मौजूद है, जबकि असल माल एक दिखने वाली वैन में होगा, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। ईवा बताती है कि जब डायबोलिक उस ट्रक का पीछा करेगा तो हमें उसे एक सुरंग के रास्ते होकर गुजारेंगे। जब डायबोलिक उस सुरंग में आएगा तो उस चारों तरफ से घेर लेंगे। अब जेंको का यह प्लान काफ़ी पसंद आया और उसने अगले ही दिन इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक अंडरकवर एजेंट से मदद से पूरी अंडरवर्ल्ड में ये बात फैला दी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करने वाली है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एलटीए से मिलने गया। उससे बताया कि वो उसकी पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी दिन उसे डायबोलिक को पकड़ने जाना है। और रही बात उस नेकलेस की, तो वह उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे काबिल अफसरों को भेजेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया जब जेंको इस प्लान का अंजाम देने वाला था। इधर दूसरी तरफ एनटीआर ने पार्टी के लिए शहर की सबसे मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया। पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। इधर मिशन के लिए कंबोडिस की एक टुकड़ी बनाई गई। इन्हें डायबोलिक को पकड़ने का पूरा प्लान समझाया गया। इसके बाद ऑफिसर ने सभी से पूछा कि वो असली माल वाली खटारा वैन कौन चलाएगा। यहाँ रोलन कहता है कि असली माल वाली गाड़ी को वो चलाएगा, क्योंकि वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर खुद को साबित करना चाहता है। यहाँ एलेना ने उसे रोकने का काफ़ी कोशिश की, लेकिन रोलर इसके लिए नहीं माना। खुद को उस गाड़ी को चलाने का फैसला किया। इसके बाद लूट का सारा माल एक साधारण सी वैन में डाल दिया गया और अब सब लोग इस मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब ऑर्डर मिलते ही उसे बुलेट प्रूफ ट्रक को भारी भरकम सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला गया और थोड़ी ही देर बाद रोलर असली माल वाली गाड़ी को लेकर उल्टी दिशा में निकल गया। इधर जैसे ही पुलिस की गाड़ी सुरंग में पहुंची तो किसी ने जानबूझकर उसके एजेंट को ब्लॉक कर दिया। तभी अचानक से ये पूरी सुरंग धुएं से भर गई। इसी धुएं के बीच एक अनजान आदमी पुलिस की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही सभी पुलिस वालों ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन जब उन्होंने उसके पास जाकर देखा तो ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक मोम का पुतला था। इधर पार्टी में जब एंटिया अपना नेकलेस को पहने गई तो उसे अपना नेकलेस कहीं नहीं मिला। इसका मतलब ये था कि उसका ये बेशकीमती अमानत चोरी हो चुकी है। इसके बाद हमें रोलर को देखते हैं जो हाईवे से रास्ता बदलकर जंगल के एक सुनसान सड़क पर जाने लगा। थोड़ी देर बाद वह अपनी गाड़ी से बाहर आया, जहां उसकी मुलाकात ईवा से हुई और अब ये खुलासा हुआ कि ईवा ने एंटिया को मेकअप आर्टिस्ट का भेष बदलकर उसका बेशकीमती नेकलेस चुरा लिया था। रोलर ने भी अपने चेहरे से मास्क हटाया, जो असल में रोलर नहीं बल्कि वो छात्र चोर डायबोलिक था। अब हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि यह सब डायबोलिक का यह प्लान था ताकि वो पुलिस को बेवकूफ़ बना सके। उस दिन भागते वक्त उसने जानबूझकर ईवा को पीछे छोड़ दिया ताकि जेंको को ऐसा लगे कि उसने ईवा को धोखा दे दिया और वो उसकी कई बातों पर यकीन करे और जब इधर ईवा पानी में कूदे तो वो एक खुफिया रास्ते से बचकर निकल जाए। इसके बाद जब डायबोलिक का सामना रोलर से हुआ तो उसने रोलर का जान से मार डाला, उसके चेहरे का मांस बनाकर उसकी जगह ले ली। इस तरह से डायबोलिक ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बनाया और अपना लूट का माल दोबारा से चुरा लिया। इधर जब जेंकी को ये बात पता लगी तो ये पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ना तो डायबोलिक को पकड़ सका ना ही एनटीए का नेकलेस बचा सका। इधर ईवा और डायबोलिक ने लूट का सारा माल चुरा कर ये शहर छोड़ दिया और नए शहर में अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आपको पसंद आई होगी, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,
सब्सक्राइब